सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फार्मूला है ना, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड में जो 2024 में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, हम क्या करेंगे, रियल नंबर से नहीं, हम स्टार्टिंग करेंगे लास्ट चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, और बहुत ही आसान तरीके से हम उस फार्मूले को देखेंगे जिसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वहां से आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और आई होप आप लोगों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया होगा। ठीक है, तो क्योंकि यार, अगर आपने स्टार्टिंग में अगर पढ़ाई ढंग से नहीं किया है, ठीक है, तो जो मैं चीजें कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको आप याद रखना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, पहला जो हमारा है कि हम प्रोबेबिलिटी से, तो आपको ना इसमें क्या है ना कि एक आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, कि बोलते हैं कि जीरो से लेके, ठीक है, ये जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो और वन के बीच में ही होती है। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो जीरो और वन के बीच में ही रहेगी। तो ये आपको ये कंडीशन याद रखना है। ठीक है, अगर आपके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर मान लो ग्रेटर देन वन आ रही है, मतलब आपने कहीं पे गलत किया है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक जो प्रोबेबिलिटी जो किसी भी इवेंट का, ठीक है, जो सम होता है ना, उसके होने का और उसके ना होने का, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, वो आपके होता है वन के बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट है। ये आपके हो गए पहली पॉइंट, और ये हो गया आपके दूसरी पॉइंट। तो ये याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मान लो अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं, उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वन में से क्या करेंगे, 1/2 को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यानी ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने का, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने का, दोनों किसके बराबर होता है, वन के बराबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हेड के होने का, एक सिक्का है, ठीक है, 1 रुपी सिक्का है, 1 रुपी क्वाइन है। ठीक है, 1 रुपी क्वाइन है। अगर आपने उसको टॉस किया तो उसमें क्या आएगा, पॉसिबिलिटी जो है, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो कितना है, 1/2। ठीक है, और ना हेड आने के या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाए, 1/2। अगर इन दोनों को आप दोस्तों अगर सम करोगे तो आपको कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये कितना आएगा, आपका वन आएगा। तो इसी दो क्वेश्चन, ये दो आपके जो कंडीशन है ना, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कि ये वाली और ये वाली इसके वन का, अब इसको अगर आप इधर ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट इवेंट, ठीक है, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये चीज को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे चीज की तरफ। तो आपको और एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो कार्ड्स होते हैं ना, ठीक है, अगर हम कार्ड्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम कार्ड्स की बात करें तो इसमें टोटल जो कितने होते हैं, चार सूट्स होते हैं। कार्ड आपके जो चार सूट्स होते हैं ना, जिसमें आपके स्पेड्स होता है। ठीक है, और आराम आराम से पढ़ेंगे यार, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ लेना। ठीक है, स्पेड्स होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका क्लब होता है, क्लब। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, डायमंड। आपके डायमंड, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, हार्ट। ठीक है, ये सारे 13 होते हैं, 13 13 ईच होते हैं, 13, ये भी 13, और ये भी 13। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए, 52।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ठीक है। यानी जो हमारा फेस कार्ड है, फेस कार्ड कितना जिसमें फेस बना होता है, ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं आपको याद रखना है। फेस कार्ड में कौन कौन होते हैं? किंग, ठीक है, उसके बाद आपका क्वीन, और ठीक है उसके बाद होता है जैक। तो इतना चीज आप याद रखना दोस्तों, ठीक है, कि फेस कार्ड कौन कौन होते हैं, टोटल कितने होते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 12 होते हैं। हर सूट में आपके 13 होते हैं, ठीक है, 13 13 होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद कुछ और पॉइंट याद रखना है कि अगर मान लो, ठीक है, दो क्वाइन है, ठीक है, टू क्वाइंस है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी ना, हेड टेल होगा, ठीक है, टेल हेड होगा, या हेड हेड होगा, या टेल टेल होगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 सैंपल्स हो गए इसके, 4 होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना आपके, तो उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस बॉक्स में। चाहे दो क्वाइन आए, 4 क्वाइन है, तो टोटल सैंपल आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो क्वाइन है, तो उसका क्या हो जाएगा? एन, यहाँ टू का पावर एन, एन के जगह पे आपको क्या लिखना है? टू। तो टू का पावर टू करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। अगर थ्री क्वाइन है, तो टू का पावर थ्री, ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। तो क्वाइन के केस में। उसके बाद आपका अगर डाइस का केस होता है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है दोस्तों। डाइस के केस में क्या है, क्योंकि डाइस में कितने होते हैं टोटल? डाइस में आपके होते हैं 6, जिसको लूडो खेलते हैं। लूडो काफी आजकल फेमस है और लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बट वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें आदत लग जाती है, फिर वो उसमें बहुत बेकार हो जाता है। जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इसमें। ठीक है। तो इसका जो सैंपल होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि दो, मतलब दो डाइस है, ठीक है, एक और डाइस मैं बना लेता हूँ। इनके टोटल सैंपल कितने हो गए? अगर आप ऐसे बनाने लगो तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो टू के पावर एन किया था ना, इसमें हम क्या करेंगे? 6 के पावर एन करेंगे। तो जो एन एस होगा ना, ये क्या हो जाएगा? 6 के पावर एन। अगर दो है, अगर एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो अगर दो डाइस को एक साथ उछाला जा रहा है, तो उसकी टोटल सैंपल कितना होगा? 36। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अब देखो, एमसीक्यू में आता है कि जैसे श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि श्योर इवेंट क्या होता है। ठीक है। श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? यानी ऐसे इवेंट, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 के बराबर होती है। तो वैसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की जो वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो आई थिंक आप प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के तरफ। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक के तरफ हम जब बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको तीन चीज होती है: मीन, ठीक है, मीडियन और मोड। ठीक है। ये तीन चीजें
पढ़ी जाती है, ठीक है। अब एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि आपको ना मोड पूछा जाएगा, ठीक है, और आपसे मीडियन दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है दोस्तों। तो आप इसको याद, इससे आपको एक नंबर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जो आप एग्जाम में अगर कर रहे हो तीनों चीज, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं और बोर्ड में भी तो आना तो है, ठीक है। तो मोड इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखना, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन प्लस 2 मीन, ठीक है। उसके बाद अब देखो ग्रुप डाटा होता है, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा होता है, उसके बाद होता है अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा में जैसे मान लो, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब ग्रुपिंग ना किया गया होगा, ठीक है। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे। टोटल अगर मीन आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे। जैसे मान लो अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अब इनको ऐड करो सबको। 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। तो 7 यहाँ कितने हैं, 2 है, ठीक है। +7 +8 +9 +10, ठीक है। और इनको काउंट कर दो कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 /8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मीन। मोड, मोड का मतलब होता है जो बार बार दिखे, सबसे ज्यादा अधिक बार इसमें कौन दिखा है, 7, तो 7 इसका मोड हो जाएगा। मीडियन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना है। अगर काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एन की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये क्या है, आपका इवेन है, ठीक है। तो जो इवेन वाले फॉर्मूले हैं उसको यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके अनग्रुप्ड डाटा का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम ग्रुप डाटा का। तो ग्रुप डाटा में मैं बोलूंगा ना आपको कि आप क्या करना है, एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल है ना दोस्तों, ग्रुप्ड डाटा के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल है ग्रुप्ड डाटा के लिए आपको क्या करना है, भाई इतना कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के अगर आप कर लिए सॉल्व एग्जांपल, तो आप इजिली इसमें ना 5 नंबर उठा सकते हो, ठीक है। तो आप उसको, और डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि डायरेक्ट मेथड से इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है, डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। और सॉल्व एग्जांपल इसको डेफिनेटली करके जाना, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपके कुछ सरफेस एरिया वैल्यू, ठीक है। तो सरफेस एरिया वैल्यू में हम देखते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया वैल्यू। इसमें आपको क्या रखना है ना, फॉर्मूले आपको याद रखना है। सरफेस एरिया वैल्यू, ठीक है, सरफेस एरिया वैल्यू, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना है। क्योंकि जब तक आपके अगर फॉर्मूले नहीं याद है, ठीक है, तब तक थोड़ा सा ना इसमें मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सिलेंडर का, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे हम पहले, एक सेकेंड दोस्तों,
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर में आपको ना इसका एक तो वैल्यू में याद रखना है, ठीक है, और इसके कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, वो सारा आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका एच और ये आपका आर, ठीक है। तो जो इसके टॉप का ये जो ये बेस है, ये इसको टॉप बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है इसका, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद इसके कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई, ठीक है, आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखना है सिलेंडर के केस में, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कोन की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं कोन की तरफ, और आराम आराम से पढ़ना, ठीक है, और कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, एकदम बहुत ही आसानी से हम पढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। और इतना अगर ये फॉर्मूला आप करके गए ना दोस्तों, आप इजिली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका एल, ठीक है, ये आपका एच, और ये आपका आर, ठीक है। तो अब सबको पता है कि एल क्या है, ये 90 डिग्री है, तो एल बराबर क्या होगा दोस्तों, आपके जो एल है वो किसके बराबर होगा, पाइथागोरस का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी ना स्लैंट हाइट भी इसको बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया, वो आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम स्फेयर की तरफ। और बहुत आसान तरीके से आप पढ़ते रहो मन लगा के भाई, जिंदगी में बहुत कुछ आगे हासिल करना है, तो इसीलिए मेहनत करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का। और क्योंकि 10th हुआ है ना, जो आपका एक पहली सीढ़ी है, अगर इसको आपने क्रॉस कर लिया तो आपका जो लाइफ है कैसे प्रोजेक्शन लेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको आर बोलते हैं, ठीक है। और हम ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, स्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो इसका होता है वो होता है आपके 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होता है इसका,
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरह। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सर्कल की तरफ देखते हैं। सर्कल में जो चीजें आपको याद रखना है उस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो सर्कल में आप क्या याद रखोगे? सर्कल में आपको क्या क्या याद रखना है कि ये जो टेंजेंट है ना, मतलब टी पॉइंट पे, और ये आपका क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से जो टेंजेंट पे जो बनता है ना एंगल, वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये आप याद रखना। ठीक है, पहली। दूसरा, कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल पे हम एक बिंदु से बाहर, जो कि बिंदु क्या है, बाहर है, तो उससे हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो। ठीक है, ये मान लो ए। ठीक है, ये आपका बी, और ये सी। ठीक है, ये जो सी और बी है ना, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, जहां पर वो टच करता है। तो ये क्या होता है, ए बी बराबर ए सी होता है। ठीक है, तो ये आप दूसरी चीज याद रखना सर्कल में। उसके बाद एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि एक बाहरी पॉइंट से, ठीक है, दो हम सेकंड ड्रॉ करते हैं। ये ए है, जो कि बाहर वाली पॉइंट थी। सर्कल के बी, ये बी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और इसको ये है आपका डी। ठीक है, और ये आपका सी, और ये आपका ई। ठीक है, तो इसका जो होता है ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए डी इंटू ए ई। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या याद रखना है कि जो आपका एरिया ऑफ जो सर्कल है वो तो सबको पता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ ना, अब जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि उससे भी क्वेश्चन आएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बहुत, इससे क्वेश्चन आते हैं काफी, और हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो एक ये सर्कल है। ठीक है, और ये कोई मान लो सेक्टर है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, ये आपका एल है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपके क्या होंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, ये होता है आपके एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 1/2 इंटू एल प्लस आर। तो
ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद हम आते हैं मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको मानते हैं हम मेजर सेगमेंट अभी के लिए। ठीक है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, इसकी एरिया क्या होगी, सो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब कभी कभी ना पूछ देता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर बोल लो। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, वो कितना होता है, 2 पाई आर, लोग सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, तो R इंटू पाई+2। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और तो इतना आप अगर याद रखते हो तो सर्कल आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री। भाई ये जो चैप्टर है ना, इसमें से डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ना 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है और सरफेस बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जो बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन ए है यहाँ पर खड़ा है जो देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई मान लो टावर है। ठीक है, उस टावर को देख रहा है, ये जो है ना आपका क्या है, टावर है मान के चलो। तो नीचे खड़ा होकर सरफेस पे अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, मतलब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है और इस पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को देख रहा है, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और इसमें मोस्टली आपके ना tan थीटा का काफी यूज होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, tan थीटा का काफी यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B। साइन थीटा भी कभी कभी यूज करते हैं, साइन थीटा P/H। और कॉस थीटा भी यूज करते हैं, बट मोस्टली आपके ना tan थीटा से हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ये होता है आपके B/H। ठीक है, तो इतना याद रखना। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ साइट जो मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अब एक क्या होता है कि एक यहाँ से ऐसे कोई बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, अगर मान लो आप नदी में हो, मछली यहाँ पर है। ठीक है, अगर मान लो मछली यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है मछली, और आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, और आप नीचे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको।
एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो हेडेक वाली डिप्रेशन नहीं, जो डिप्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं किया होता, ठीक है, वो डिप्रेशन नहीं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस सरफेस को जो हम नीचे अर्थ वाले हॉरिजॉन्टल मान रहे थे ना, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बंदा है जो ऑब्जर्वर है, ठीक है। और यहाँ पर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, जैसे मछली है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको याद रखना। एक चीज और मैं नोट में आपको मैं बता दूं, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव द वाटर सरफेस इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ इट्स इमेज बिलो वाटर सरफेस, ठीक है। तो जितना उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट जो ऊपर होगी ना, जिसे मान लो ये क्या है, आपका पेड़ है, ठीक है। ये मान के चलो कोई एक पेड़ है, तो जितना उसकी हाइट ऊपर है ना दोस्तों, पानी में भी उसकी हाइट उतनी ही होगी, ठीक है, सेम होगा। ये एच और ये एच, यानी एच इक्वल टू एच डैश, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो याद रखना। दूसरा, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। कहने का मतलब ये है कि ये कोई एंगल है, ठीक है, ये थीटा है, और मैं बोल रहा हूँ इसकी लेंथ बढ़ा दो, इस पॉइंट से लाओ, तो ये जो थीटा है, ये दोनों ना सेम ही है, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो इसके बढ़ने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ की बात नहीं कर रहा मैं। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है, आपके लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल है। ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। जब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो दोनों का रेशियो ना सेम होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। तो एंगल है ना, एंगल रिमेन सेम, तो एंगल रिमेन सेम रहेगा, तो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। भाई ये जो चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे आप ना 8 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं ना दो तीन चीजें बताता हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो आपको इसकी आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना दोस्त, क्योंकि इससे भी बहुत आपके कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होंगे, साइन थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये वाली रेसिप्रोकल वाला, कि tan थीटा बराबर क्या हो, क्योंकि डेरिवेशन में ना यही काम है आपका, 1/cot थीटा। तो ये याद रखना तीनों का। आपके उसी तरह से साइन थीटा का क्या होगा, 1/cos थीटा, ठीक है। 1/sin थीटा क्या होगा, 1/cos। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेसिप्रोकल, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती बोला, मैं बोल रहा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगर इतना आप याद रखते हो, और एक चीज और, मैं वहां पर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, उस चीज को मैं दूर करना चाहूंगा, ठीक है। मैं दो ट्रिंगल लेता हूँ, ये आपके थीटा, ठीक है, ये ए बी और सी, ठीक है। एक और दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ, डी ई एफ, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्त, जब थीटा के जो सामने वाला होगा ना, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर,
और ये थीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके जो सामने वाला जो होगा ना, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। और मैं इस ट्रेंगल में समझाऊं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया फाई। तो ये वाली जो होगा ना, फाई के सामने वाला, ये आपका बन जाएगा पी। तो याद रखना थीटा के सामने वाला पी होता है। बस इतना चीज याद रखना, आप इससे क्वेश्चन आएगा, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या ध्यान रखना है? ठीक है, एक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला आपका ये याद रखना है आपको। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला याद रखना है। सेक्शन फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक भी बताऊंगा। m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, ये आपका x, उसी तरह से y, सो m1, ठीक है, y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेक्शन फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे याद करना, 12, ठीक है, 21, ठीक है। उसी तरह से नीचे क्या होला, 1 प्लस 2। 12 मतलब ये जो आपका है ना, इस जो फर्स्ट वाला है ना, इसको बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m1। m1 ये आपका है m। तो ऐसे याद रखना आपको, ये 12 और 21, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जाना है mx। तो m मतलब m1, x मतलब x2, ठीक। उसी तरह से m, तो m2, और यहाँ पर 1 है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका m2, और ये हो जाएगा x1, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये 12, 21, ठीक है, और इसको सम करना है, तो आप ऐसे मतलब याद रख सकते हो इसको इजीली, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होता है कि m1, कि m2 x1 लिखे हो कि m1 x1, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्त, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया। उसके बाद इसमें ना मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है, ठीक है, कि अगर ये ए है, ठीक है, ये बी है, इन दोनों के बीच एक लाइन, ठीक है, यहाँ पर कोई सी है, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, ठीक है, और इसका है x2 y2, ठीक है। मिड पॉइंट ये इस बोल रहे हो क्योंकि AC बराबर BC है, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये याद रखना दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो ये जो आपके क्वाड्रेंट है ना दोस्त, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ठीक है। इसमें आपका होता है प्लस प्लस, ठीक है, और इसमें होता है आपके माइनस प्लस, ठीक है, इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है आपके प्लस माइनस। तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स,
इसको बोलते हैं वाई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं एक दो। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस भी क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्स कमा जीरो। कहने का मतलब ये, यानी अगर यहाँ पर जो कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई क्या है, मान लीजिए 4,0, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई यहाँ पर है, ठीक है, वाई, जैसे 0,5, तो इसको बोलेंगे कौन से, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसको, यहाँ वाली पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन की जो होती है 0,0 होता है, और ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर वो लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट लेता हूँ, ये इस पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इस ओरिजिन की डिस्टेंस कितना होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया, तो ये वाली फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके कुछ ना डेरिवेशन आते हैं कि कोलिनियर पॉइंट प्रूव करो। ठीक है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे ये कोई पॉइंट 1, 2, 3, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, ए बी और सी। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब कब होंगे, जब, ठीक है, आपके ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। एक तो ये हो, उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए सी प्लस, जो भी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आप 3 पॉइंट को कोलिनियर तभी बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको इजिली यहां से कर सकते हो। तो इतना ध्यान रखना दोस्त। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन को, एक तो एक जो, उसके बाद जो सेंट्रोइड जो फॉर्मूला होता है ट्रेंगल में, जो ट्रेंगल में जो सेंट्रोइड होता है, ये जो है ना, इस पॉइंट को मान लो सेंट्रोइड बोलते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, और डी बराबर क्या होगा, आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आप सेंट्रोइड ऑफ फॉर्मूला निकालोगे। मिड पॉइंट का मैंने बता दिया। ठीक है, याद रखना। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बता दिया। देखो, ट्रेंगल वाले क्वेश्चन बहुत रेयर अब नहीं आते, बहुत मुश्किल से पहले आते थे बहुत सारे क्वेश्चन, बट जो अभी ट्रेंड है ना दोस्तों, कोऑर्डिनेट से, अब उतना नहीं आते, पहले आते थे। ठीक है, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेंगल से आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल कोई भी ले लो, ठीक है, ए बी सी, और कोई भी ट्रेंगल है, एरिया ऑफ, जो सिमिलैरिटी वाले केस में जो कॉन्ग्रुएंट में पढ़ते हैं, डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये ना साइड्स के जो है उसके ना, यानी ए बी का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। तो इससे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना कि दो ट्रेंगल है, ठीक है, सिमिलर है, और उनके जो रेशियो दोनों ट्रेंगल के, तो वो साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एस एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, ये सारे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो ये वाली पॉइंट थी मैंने उसको फोकस कराने की कोशिश की, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाले थ्योरम से भी क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। कि एक लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला डी ई, ये ए, ये बी, और ये सी, और डी पार्लल क्या है, डी पार्लल बी सी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो एडी है, ठीक है, एडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी, ए सी बाई ई सी, ठीक है, या ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं, तो ये याद रखना दोस्त, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मान लो ए डी बाई डी बी दिया है, ठीक है, डी बाई डी बी, और ए ई बाई ई सी दिया है, तो ये बोल सकते हो कि डी पैरेलल बी सी है। तो इसके कन्वर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंगल में आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे भी कभी ना एंगल पूछ लेता है, तो आप ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। कि कोई एक ट्रेंगल है, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल ये मान लो एक्स है, ये 40 डिग्री है, तो ये डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दोस्त याद रखना है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये मान लो 40 है, तो और मान लो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो 45 है, तो दोनों का ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 40 + 45, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, इसके और इसके। तो इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इजिली सॉल्व कर पाओगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये है अल्फा, ठीक है, और ये है एक्स, और ये है वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस अल्फा, ठीक है, ये याद रखना, से आप क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्राइटेरिया पढ़ लेना दोस्त, बहुत जरूरी है, एस एस क्राइटेरिया एस, ठीक है। उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आए, तो आपको ये वाली तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, ठीक है, कि ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। जिससे कोई अगर पूछे कि थर्ड टर्म क्या होगा, ठीक है, तो a+2d, a+2d, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एस एन का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है आपका n/2, 2a + n-1 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो एन और एस एन का आपको याद रखना है। और एक चीज ये भी याद रखना है कि अगर आपको एन निकालना है, तो इससे भी आप निकाल, तो एस एन के डिफरेंस है Sn-1, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एस एन का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू a प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म,
ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका लास्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यार धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना, रिवीजन प्रैक्टिकल जरूरी है भाई। और ग्राफ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे पूछा जाए ना कि रूट्स क्या आएंगे, ठीक है, तो अगर ऐसे ग्राफ दिया जाए, ठीक है, तो इसका पूछा जाए कि इसके रूट्स कितने हैं, तो जहां पर आपको सिर्फ किसको फोकस करना है, एक्स को। और ये असेसमेंट टाइप में क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3, तो इसके रूट्स कितने हो गए, 3। एक ये लेते हैं, ठीक है, और ये बताओ, तो आप कहाँ सिर्फ किसको फोकस करना है, सिर्फ एक्स को, तो यहाँ पर कितने होंगे, 2। एक और लेते हैं हम, इनको पहले मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मैंने और लिया, ठीक है, आपको किसको फोकस करना है, सिर्फ ये वाई और एक्स। सिर्फ आपको किसको देखना है दोस्त, सिर्फ आपको एक्स को देखना है कि किस किस पॉइंट पे कट कर रहा था, इसके कितने रूट्स हो गए, 3। एक और लेते एग्जांपल, मैं ऐसे पूछू, इसके कितने रूट्स हैं, 0, इनफाइनाइट, 0। ठीक है, क्योंकि एक सक्सेस पे टच कर ही नहीं रहा, तो आपको याद रखना ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य जी का रूट याद रखना है, -b + -b, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, एक्स का निकालना है, तो आप इससे भी कर सकते हो, b² 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए काफी अच्छा है। और इसको हम डी बोलते हैं, b² -4ac को। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो अगर डी की अगर कंडीशन, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, यानी b² -4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इस केस में जो आपके ये क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, एक चीज और, अगर कोई भी जनरल इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, ठीक है, तो अगर a की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी यानी डी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो उस केस में कुछ ग्राफ ना आपके ऐसे, जो parabola बनेगा ना दोस्त, ऊपर की तरफ बनेगा। अगर ठीक है, और ये अगर ए 0 है, तो अगर ए << 0 है, ठीक है, तो इस केस में जो उसकी पैराबोला ग्राफ बनेगी ना, वो नीचे की तरफ बनती है, डाउनवर्ड। तो ये याद रखना है। ठीक है, इस केस में डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अगर डी = 0 है, यानी b² = 4ac है, तो इस केस में आपका क्या बनेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे, इक्वल रूट्स बनेंगे, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा कि यहाँ पर ना ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, इक्वल होते हैं। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ए लेस देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बनेगा, ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर डी << 0 है, तो इसमें भाई नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और इसके ग्राफ टच नहीं करेंगे, या तो यहाँ से ऊपर की तरफ या यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्त। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बता दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि किस चीज को आपको फोकस करना है, और डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद कि जो ग्राफिकल मेथड है ना, अब उसमें क्या कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि कंसिस्टेंट कौन है, इनकंसिस्टेंट कौन है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट पर कट कर रही है एक्स को, ठीक है, उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो इसके जो होते हैं ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट का पार्ट है। और इसमें कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक्स को कितने पॉइंट पे कट करता है, एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर दूसरा केस आता है कि कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है जो इसी को क्या कर रही है, ढक रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है, इसी को कोइंसिडेंट कर रही है। तो उसका जो केस होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है दोस्त। तो ये आपको याद रखना है। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उसका होता है A1/A2, ठीक है, इक्वल टू B1/B2। और इससे ना गारंटी एक क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्लल होती है, दो लाइनें क्या होती है, पार्लल होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई जब दो लाइन कट करेगी ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ग्राफिकल अप्रोच था, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया। से क्वेश्चन आते हैं और इजिली बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -B/A। कोई भी इक्वेशन ले लो, x² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, आपके रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, ये आपके रूट्स हैं। तो द सम ऑफ रूट्स कितना होता है, B/A -B/A। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, C/A, ठीक है। याद रखना दोस्त, ठीक है। क्यूबिक का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जीरोस पूछा जाए, रूट्स पूछा जाए, आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, इसकी भी वैल्यू कभी कभी पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। पहले इनको सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज और, एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अगर दो रूट थी। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, अगर इक्वेशन में दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में दोस्त आपको एक तो याद रखना है क्या, इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है, P/Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी P और Q की जो HCF होगा, ठीक है, इसकी जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 1, या को प्राइम नंबर हो, ठीक है, P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। ये याद रखना, इससे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, LCF इंटू LCM, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसी भी नंबर को, अब जैसे मान लो
उसको हम क्या प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, 1 और 2 को छोड़ के, ठीक है। उसको प्राइम नंबर में, जैसे 6 है, 2 into 3 प्राइम नंबर में तोड़ दो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इतना आप कर लो, ठीक है। बाकी उसके बाद दोस्त मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक सीरीज लाऊंगा क्वेश्चन के लिए, और जितने भी बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए ना, मैं उसको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक ब्रीफ में मैंने आपको एक ओवरऑल रिवीजन करा दिया है, और मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, ठीक है। तो और आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।